हेलो एंड वेलकम टू द अपराइट एआई स्किल्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में। अब पाइथन ऑपरेटर जिसका यूज डेटा मैनिपुलेशन, फीचर इंजीनियरिंग, कंडीशनल लॉजिक, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, डेटा फिल्टरिंग और मॉडल इवैल्यूएशन जैसे टास्क में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और समझते हैं पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में। तो चलिए बात करते हैं पाइथन ऑपरेटर की डेफिनेशन के बारे में कि पाइथन ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है। देखिए, अगर हमें प्रैक्टिकल को सीखना है, पाइथन ऑपरेटर के बारे में समझना है, तो हमें उसकी शुरुआत एक डेफिनेशन से करनी पड़ेगी, ठीक है? और हमें समझना पड़ेगा कि भाई पाइथन ऑपरेटर आखिरकार है क्या। देखिए, इसमें लिखा है कि इन पाइथन एन ऑपरेटर इज अ स्पेशल सिंबल दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज सच एज एडिशन, कंपैरिजन एंड लॉजिक चेक्स लाइक एंड और। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि पाइथन में ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल होते हैं, ठीक है? अब ये जो स्पेशल सिंबल होते हैं, ये जैसे कि प्लस हुआ, ठीक है, माइनस हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, ठीक है। मैथ्स में हम मल्टीप्लिकेशन को इस तरह से क्रॉस के साइन से डिनोट करते हैं, लेकिन जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन को इस तरह जो स्टार का जो सिंबल है, इससे हम यूज करते हैं, ठीक है। एंड डिवाइड हुआ, ठीक है। तो इस तरह के जो भी सिंबल होते हैं, स्पेशल सिंबल होते हैं, वही हमारे ऑपरेटर कहलाते हैं। एक चीज। सेकंड चीज इसमें बताई गई है, इसका जो यूज है हम वेरिएबल एंड वैल्यूज पर करते हैं। वेरिएबल एंड वैल्यूज का मतलब, जैसे ये ए है, ए क्या है? एक वेरिएबल है। 10 क्या है? 10 इसकी वैल्यू है। अब ए की वैल्यू 10 है, ये मैं किस बेस पे कह रहा हूं? ये मैं कह रहा हूं इस इक्वल ऑपरेटर, इस इक्वल स्पेशल सिंबल की वजह से, कि ये जो सिंबल है, ये चीज दर्शाती है कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो इसी स्पेशल सिंबल पे जब हमने परफॉर्म किया इसके मदद से, तब हम बता पा रहे हैं कि a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 5। ऐसे ही अगर हमें दो वैल्यूज को अगर हमें प्लस करना है या माइनस करना है, तो हमें जैसे इसमें लिखा है कि भाई a प्लस बी करो, तो इससे हम पता लगा पा रहे हैं कि भाई a की जो वैल्यू है 10 एंड b की जो वैल्यू है 5, हमें उन दोनों को प्लस करना है। किस उससे बता रहे हैं, किस बेस पे कह रहे हैं कि भाई इस की मदद से, इस प्लस ऑपरेटर की वजह से, इस प्लस स्पेशल सिंबल की वजह से हम ये चीज समझ पा रहे हैं। तो जैसे हम a प्लस बी करते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाता है 15, जैसे 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो अगर हमें प्रोग्रामिंग में करना है तो a वेरिएबल पे हमें 10 की वैल्यू को स्टोर कराना पड़ेगा, b की वैल्यू में b वेरिएबल की वैल्यू में हमें 5 के जो वैल्यू है उसको स्टोर कराना है, और फिर हमें एक रिजल्ट वेरिएबल बनाना है और उसके अंदर हमें इक्वल टू का साइन करके a प्लस बी करना है। जब हम प्रिंट को हम रिजल्ट की अगर हम देगा कमांड कि भाई प्रिंट करो रिजल्ट को, तब हमें आउटपुट मिल जाएगा 15, ठीक है। खैर, ये तो प्रोग्रामिंग है, अभी हम इसके बारे में खूब प्रैक्टिकल, आज हम बहुत सारा प्रैक्टिकल करने वाले हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि आपको डेफिनेशन का जो मतलब है वो समझ में आ जाए कि भाई ऑपरेटर क्या है। वो एक स्पेशल सिंबल है जो कि वेरिएबल और वैल्यूज पर हम इसको अप्लाई करते हैं। और जैसे हमारे प्लस हुआ, माइनस हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ, ठीक है, ये हमारे स्पेशल सिंबल, यही हमारे ऑपरेटर कहलाते हैं। लेकिन क्या केवल यही ऑपरेटर्स है? नहीं, बहुत सारे ऑपरेटर हैं, अभी हम उनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, इसका जो यूज है केवल हम इस मैथमेटिकल के जो ऑपरेशन है उस पर ही नहीं करते, बल्कि इसका जो इस्तेमाल है काफी हम जब हम लॉजिक्स की बात करते हैं कि अगर हमें कोई दो नंबर को कंपेयर करना है हमें, या फिर उसके बारे में जानना है कि भाई अगर ये नंबर जिसमें हम एंड और का यूज करते हैं, तो लॉजिक चेक्स में भी इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है, कंपैरिजन में भी इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है। तो यही चीज है कि आज हम इस जो मैं कह रहा हूँ इस बारे में पूरा अच्छे से हम डिटेल में बात करेंगे कि भाई ये कंपैरिजन क्या है, लॉजिक चेक्स क्या है, ठीक है। तो कंप्लीट आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब इसमें लिखा है कि हेयर प्लस जो ये साइन है, ये एक ऑपरेटर है, बिल्कुल अभी हमें पता लग गया है। और जिसका जो इस्तेमाल है वो ऐड कराता है ए एंड बी को। हमें ये भी पता लगा कि भाई अगर हमें 10 प्लस 5 यानी कि ए प्लस बी करना है, तो ये जो प्लस का जो साइन है ये हमारा एक ऑपरेटर कहलाता है। अगर हमें ए माइनस बी करना, तो माइनस क्या, वो भी एक ऑपरेटर है, ठीक है।
चलिए हमें ये तो पता लगा कि भाई ऑपरेटर क्या होते हैं। अब ये है कि इसका यूज डेटा साइंस में कहाँ कहाँ पर होता है और ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑपरेटर आर वाइडली यूज इन डेटा साइंस, बहुत यूज होता है इसका डेटा साइंस में। जब हम डेटा मैनिपुलेशन करते हैं, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं, तो उसमें जो ये ऑपरेटर्स है इनका काफी इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं पाइथन की जो मैथ्स है ना, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। थ्योरी मैंने आपको, जो इसकी डेफिनेशन है वो मैंने अभी आपको समझा ही दी। अब हम आगे इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी भी डेफिनेशन देखेंगे और फिर हम धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसके बारे में। तो इसमें हम बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन, मतलब जो ऑपरेटर है अब उसके टाइप्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए टाइप्स जो है ऑपरेटर के वो 7 तरह के होते हैं, 7 टाइप्स के हैं। जिसमें फर्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। सेकंड है कंपैरिजन ऑपरेटर। थर्ड है लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। फोर्थ है बिटवाइज ऑपरेटर। फिफ्थ है असाइनमेंट ऑपरेटर। सिक्स्थ है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड सेवंथ है मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ये 7 तरह के 7 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं जो पाइथन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब हम वन बाय वन इसको समझते हैं और देखते हैं। पहले हम थ्योरेटिकल समझेंगे, उसके बाद हम हर एक चीज को प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में कि पाइथन में कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो इससे समझते हैं इस डेफिनेशन के साथ। और इसमें लिखा है कि दीज ऑपरेटर्स कंपेयर वैल्यूज एंड रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसे हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल जब दो वैल्यूज को कंपेयर करने में किया जाता है, और इसको जब कंपेयर होता है, जब इसका रिजल्ट आता है, वो हमें ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है। जैसे कि ये ऑपरेटर है इक्वल टू का, इसे क्या बोलते हैं? इक्वल टू। हम मैथ्स में क्या करते हैं, जैसे हम लिखते हैं ए इक्वल टू बी, ठीक है। ए जो इक्वल है बी से, ठीक है। ये तो हम मैथ्स में करते हैं, ये हम मैथ्स में करते हैं। लेकिन जब हम पाइथन में करते हैं, तो जब हमें इक्वलिटी, अगर हमें कंपैरिजन जानना है, तो हम क्या करते हैं, ए जब हम डबल इक्वल का जो साइन है, जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसमें पाइथन में, जब हम पाइथन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये यूज होती है पाइथन में और ये यूज होती है मैथ्स में। अब क्योंकि हम पाइथन प्रोग्रामिंग को कर रहे हैं, तब हम डबल इक्वल का जो साइन है इसको यूज करेंगे, जब हमें दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन जानना है कि भाई वो दोनों चीज, दो वैल्यूज है वो इक्वल है भी या नहीं, ठीक है। तो वैसे इसको डबल इक्वल नहीं बोलते, इसको इक्वल टू ही बोलते हैं। ये तो मैं आपको सिंपली भाषा में समझाने के लिए डबल इक्वल का जो साइन है इसलिए बोल रहा हूँ। इसे बोलते हैं इक्वल टू, ठीक है। अब जैसे इसमें लिखा है कि भाई 5 क्या इक्वल है 5 के? हाँ बिल्कुल है, 5 इक्वल है 5 का। और जो इसका रिजल्ट है, जैसे मैंने बताया आपको कि रिटर्न हमें किस में मिलेगा, ट्रू एंड फॉल्स की जो फॉर्म है उसमें आउटपुट मिलेगा। तो हाँ 5 इजिकल टू 5 है और इसका आउटपुट है वो हमारा ट्रू होगा, ठीक है। अच्छा, नॉट इक्वल टू, जब हमें नॉट इक्वल टू अगर हमें जानना है दो वैल्यूज के बीच में, तो हम नॉट इक्वल टू को इस तरह से डिनोट करते हैं, ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो हाँ 4 नॉट इक्वल टू 5 है और इसका रिजल्ट भी ट्रू है। ग्रेटर देन को हम यूज करते हैं इसी साइन से, जैसे मैथ्स में यूज करते हैं। तो हाँ 10 ग्रेटर देन 5, तो रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू है, बिल्कुल 10 बड़ा है 5 से। और लेस देन को हम वही मैथ्स में इसी को ही यूज करेंगे कि 3 जो है वो लेस देन 8 है, रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसको भी हम इसी मैथ्स वाले जो सिंबल है उसी से ही यूज करेंगे, लेकिन उसमें हम स्पेशल सिंबल बोलते हैं, इसमें हम ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ 7 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7 है और इसका रिजल्ट भी हमारा ट्रू है। एंड लेस देन और इक्वल टू के ये है ऑपरेटर, और इसमें मैथ्स में भी वही यूज करते हैं। और इसमें लिखा है कि 2 लेस देन एंड इक्वल टू 3 है, बिल्कुल जो 3 की जो वैल्यू है वो बड़ी है 2 से, और इसका जो रिजल्ट है वो भी हमारा ट्रू है। तो यही चीज है कंपैरिजन या फिर रिलेशनल ऑपरेटर में,
अब हम इसका कुछ प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, और जिससे आपके सामने जो चीजें हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं अब एक वेरिएबल ले लेता हूँ x नाम का, जिसकी जो वैल्यू है वो है 10, एंड सेकंड वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, जिसकी जो वैल्यू है वो है 20। ठीक है, अब हम देखते हैं इक्वल टू के साइन के बारे में, है ना। तो भैया ठीक है, प्रिंट करो आप x इक्वल टू y। क्या ये बात सही है, ये मुझे बताओ। तो अभी मैं सभी का पहले लिख देता हूँ, फिर सबका आउटपुट आपको बता देता हूँ, है ना। प्रिंट करो x नॉट इक्वल टू y। ठीक है, प्रिंट करो x देन y, एंड प्रिंट करो लेस देन y। ठीक है, प्रिंट करो x ग्रेटर देन इक्वल टू y, एंड प्रिंट करो x लेस देन इक्वल टू y। ओके, क्या यही है, हमने कोई मिस तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये क्रॉस चेक भी मैंने इसमें कर लिया है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे सामने इसके रिजल्ट है ट्रू एंड फॉल्स में। जैसे x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, ये हमारे पास दो वैल्यूज थी x एंड y की। इसमें लिखा कि x क्या इक्वल है y के? नहीं, बिल्कुल नहीं, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है, ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? तो इसने मुझे रिजल्ट दे दिया फॉल्स है ये। ठीक है, अब मैंने कहा कि x नॉट इक्वल टू y, बिल्कुल सही बात है भैया, x जो है उसकी वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है, और ये आपस में इक्वल तो है ही नहीं। तो इसने कहा ट्रू, सही बात है, गुड। अब मैं कह रहा हूं कि भाई x जो है वो ग्रेटर देन है y के, कि x क्या ग्रेटर देन है y के? नहीं, x की वैल्यू तो 10 है, y की वैल्यू 20 है, 20 ग्रेटर देन है। तो इसने मुझे बोला नहीं, ये तो फॉल्स है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि x जो है वो लेस देन है y के, बिल्कुल सही है, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है, और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो हमारे को रिजल्ट मिला ट्रू। अब इसमें आता है कि भाई x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है y के, तो x बड़ा तो नहीं है, x की वैल्यू तो छोटी है, लेकिन y की वैल्यू 20 है, वो बड़ी है। तो इसने मुझे रिजल्ट दिया नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, तो आपका रिजल्ट फॉल्स है। और लास्ट था हमारा कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू y है, कि x जो है वो छोटा और इक्वल टू y है क्या? इसने बोला हाँ, बिल्कुल सही बात है, x जो की जो वैल्यू है वो छोटी है y से, क्योंकि x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका रिजल्ट आ गया हमारे सामने ट्रू। तो यही दो जो नंबर है हमारे को उसके बीच में कंपैरिजन करना है, और उसके जो रिजल्ट आएगा वो हमारे को ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में हमें मिलेगा। तो यही है कंपैरिजन या फिर रिलेशनल ऑपरेटर। आई होप आपको यहां तक ये सारी चीजें समझ में आई होगी। तो चलिए बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, कि पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं और क्या होते हैं। तो इसमें लिखा है कि लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस। लॉजिकल ऑपरेटर्स का जो यूज है वो मल्टीपल कंडीशंस में होता है। ठीक है, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? जो कि है, पहला है एंड, ठीक है, सेकंड है और, एंड थर्ड है नॉट। अब इनका कहाँ कहाँ पर किन किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है वो देखते हैं। जैसे एंड है, इसमें कंडीशन ये है कि रिटर्न होगा ट्रू। अच्छा, इसका जो रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, वो भी ट्रू एंड फॉल्स में ही आएगा। ठीक है, तो इसमें जो रिटर्न ट्रू जब ही होगा इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। अगर दो कंडीशन हमारे पास है और दोनों अगर करेक्ट है तो ही रिजल्ट हमारा ट्रू होगा। जैसे कि इसमें लिखा है कि 5 ग्रेटर देन 2, एंड मैंने इस एंड ऑपरेटर का यूज किया, एंड 10 ग्रेटर देन 3, बिल्कुल ठीक है, 5 जो है वो 2 से बड़ा है और 10 भी 3 से बड़ा है, तो हमारे को जो आउटपुट मिला वो मिला ट्रू। ठीक है, अब और जो कंडीशन है और जो ऑपरेटर है उसका कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? ये कह रहा है कि रिटर्न होगा ट्रू, ये
जब रिटर्न ट्रू होगा इफ, अगर एट लीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, अगर हमारे पास दो कंडीशन है, अगर उसमें से एक कंडीशन मैच नहीं कर रही है, वो फॉल्स है, लेकिन एक कंडीशन सही है, उसकी जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो ठीक है, वो हमारे को रिजल्ट ट्रू दे देगा। जैसे इसमें लिखा है कि 4 ग्रेटर देन 5, जो कि ऐसा नहीं है, 4 जो है वो तो एक लेस देन है, तो 4 ग्रेटर देन 5 और 6 ग्रेटर देन 2, बिल्कुल ठीक है। तो ये कंडीशन तो हमारी गलत थी ना, और ये कंडीशन हमारी सही थी। तो अब इसमें क्या था कि एक कंडीशन सही होगी तो ट्रू मिल जाएगा आपको। तो हाँ, इसने मेरे को ट्रू रिजल्ट दे दिया है, ठीक है। अब नोट में क्या है कि ये रिवर्सिस द लॉजिकल स्टेट। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि भाई 5 जो है वो ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। हाँ, ये बात सही भी है और ये बात ट्रू है, लेकिन लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं 5 ग्रेटर देन 2 है, तो इसमें क्या है, स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। तो इसमें क्या है, नोट पहले लगा दे कि भाई नोट नहीं है 5 ग्रेटर देन 2, तो इसने मुझे रिजल्ट क्या दिया, नहीं, ये बात गलत है। तो इसने क्या लिखा, फॉल्स। अगर ये नोट नहीं होता, 5 ग्रेटर देन 2 होता, तो ये मुझे रिजल्ट ट्रू मिल जाता कि हाँ ये बात सही है। लेकिन क्योंकि यहां पर नोट लग गया कि हाँ 5 ग्रेटर देन 2 है, तो इसने मुझे रिजल्ट दे दिया फॉल्स। मतलब कि अगर मैं कहूं कि नहीं, नॉट नॉट, एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि 3 ग्रेटर देन 7, ठीक है, कि क्या 3 जो है वो 7 से बड़ा है। तो इसमें मैंने कहा नहीं, इसमें अगर मैं नोट का इस्तेमाल कर रहा हूं कि नॉट 3 ग्रेटर देन 7, तो मुझे अब इसमें क्या मिलेगा, हाँ ये तो ट्रू है, ये बात तो सही कही है, ठीक है। लेकिन क्या 5 ग्रेटर देन 2 है, और लेकिन ये तो स्टेटमेंट सही थी, लेकिन मैंने इसके आगे नोट लगा दिया कि क्या ये ऐसा हो सकता है, तो इसने मेरा रिजल्ट दिया फॉल्स, ठीक है। तो इस तरह से नोट का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह से और का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी तरह से एंड का इस्तेमाल किया जाता है। इसे थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए, क्लियर करने के लिए हम प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर को समझते हैं और जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूं, जैसे x की वैल्यू में ले रहा हूं 30, y की वैल्यू में ले रहा हूं 20, z की अगर मैं वैल्यू लूं तो मैं ले रहा हूं 15, ठीक है। अब हम वन बाय वन सभी ऑपरेटर्स को समझते हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके देखते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि भाई मैं यूज कर रहा हूं, यूज करना है मेरे को एंड, किसे करना है, एंड ऑपरेटर को, एंड लॉजिकल ऑपरेटर को, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि भाई आप ना प्रिंट करो x जो है वो ग्रेटर देन 5 है, एंड x जो है वो ग्रेटर देन 5 है, एंड y जो है वो भी ग्रेटर देन है 15 के। क्या ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है, और रिजल्ट मेरे को ट्रू मिल गया, ठीक है। ओके, मैं कह रहा हूँ कि भाई अब हम यूज करेंगे कौन से ऑपरेटर को, और ऑपरेटर को, ठीक है, और ऑपरेटर को हम यूज कर रहे हैं। और इसमें मैं कह रहा हूँ कि भाई आप ना प्रिंट करो x जो है वो ग्रेटर देन 15 है, इसमें कोई एक कंडीशन ठीक होगी तभी हमें ट्रू मिलेगा, ठीक है। और z जो है वो लेस देन है 10 के। क्या ये कंडीशन, क्या ये सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। x की वैल्यू क्या थी हमारी 30, और 30 इज ग्रेटर देन 15 है, बिल्कुल सही है। और जो z है वो 15 है, और 15 क्या लेस देन है 10 के, नहीं, 15 इज ग्रेटर देन 10 है। तो इसमें ये स्टेटमेंट तो गलत थी, लेकिन हाँ ये वाली जो स्टेटमेंट थी x ग्रेटर देन 15 वो सही थी, तो हमारे को रिजल्ट ट्रू मिलेगा, क्योंकि इसमें एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, ठीक है। ओके, अब हम यूज करते हैं नोट, नोट ऑपरेटर को, और मैं प्रिंट किया कि भाई ये नोट है क्या, क्या x
ग्रेटर देन है y के, तो ये मेरे को आंसर दे रहा है फॉल्स, कि भाई x जो है वो 30 है, y की वैल्यू 20 है। और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट थी, लेकिन क्योंकि इसने नॉट लगा दिया है तो मुझे आंसर मिल गया फॉल्स। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में, जो कि है बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, अब बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है उसे हम समझते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर को समझने से पहले हमें सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए कि भाई बिट क्या होती है। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि भाई बिट क्या होता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि बिट एक बाइनरी डिजिट होती है जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है डेटा की कंप्यूटिंग में। ठीक है, bit is the smallest unit of data in computing. Computer stores and process all data using bits. Bits का यूज करके कंप्यूटर जो है वो स्टोर करता है और प्रोसेस करता है डेटा को। ठीक है, तो यही चीज बिट है। बिट क्या है? बिट एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा है, और बिट का इस्तेमाल जो है वो कंप्यूटर डेटा को स्टोर एंड प्रोसेस करने के लिए करता है। It has only two possible value. 0 means off या false and 1 means on या true. बिट जो है वो हमारी 0 और 1, यानी कि जिसे हम बाइनरी डिजिट जिसे कहते हैं ना, कि भाई जैसे जो कंप्यूटर है वो केवल दो ही चीज को समझता है, या तो कोई 0 हो या फिर 1 हो। तो ये जो 0 है और ये 1 है, ये क्या है? ये ही बिट और बाइनरी डिजिट है। ठीक है, तो 0 का मतलब है ऑफ या फिर फॉल्स, है ही नहीं। ठीक है, ऑन और ट्रू क्या है? हमारा 1। ठीक है, तो केवल 0 और 1 को ही एक कंप्यूटर जो है वो समझता है। अब इसमें लिखा है कि वेयर आर बिट्स यूज, बिट्स का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। तो इसका जो यूज है वो मेमोरी एंड स्टोरेज में होता है, जिसमें हार्ड ड्राइव, रैम, एसएसडी स्टोर डेटा इन बिट्स। ठीक है, हार्ड ड्राइव, रैम और एसएसडी जो होती है हमारी, उसमें हम स्टोर करते हैं डेटा को बिट्स में। सेकंड है नेटवर्किंग में इसका इस्तेमाल होता है, जिसमें इंटरनेट स्पीड्स जैसे एमबीपीएस, जीबीपीएस आर मेजर्ड इन बिट्स पर सेकंड। ठीक है, थर्ड है प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक गेट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बिट कंट्रोल हाउ प्रोसेसर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं और उसमें जो प्रोग्राम लिखते हैं तो कैसे जो हमारे इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट करता है प्रोसेसर, तो ये सब इसमें इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मुझे लगा कि भाई पहले हमें जब बिटवाइज ऑपरेटर को हम पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझ में पहले आना चाहिए कि भाई बिट ही क्या होती है। तो इसलिए ये एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन है, आई होप आपको पहले से पता भी होगा अगर आप कंप्यूटर ये बहुत फंडामेंटल चीज है और हमारे को स्कूल लेवल में बता दी गई है ना। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा अगर एक रिकैप हो जाए और आपको अगर नहीं भी पता था तो वो भी आपको पता लग जाए। तो अब ये है कि हमें पता लग गया है कि भाई बिट एक बाइनरी डिजिट होती है जो कि 0 और 1 में होती है, और बिट के द्वारा ही कोई डेटा जो है वो स्टोर होता है और प्रोसेस होता है। ठीक है, और 0 और 1 इसमें दो पॉसिबल वैल्यूज होती है, और इसी से ही सब ये जो प्रोसेस होता है डेटा को स्टोर करने का एंड प्रोसेस करने का, सब इसी चीज से होता है। और इसका जो यूज है वो मेमोरी स्टोरेज में काफी इस्तेमाल किया जाता है, और नेटवर्किंग में इस्तेमाल होता है, और प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक गेट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक को ये चीज समझ में आई होगी, है ना। अब बिटवाइज ऑपरेटर की जैसे मैंने कुछ यूनिट्स निकाली है, और मुझे लगता है ये आपको पता ही होगा, लेकिन मैंने फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ कि 1 बिट में जो है वो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जैसा भी हमने पढ़ा था, जो कि 0 और 1 होती है। ठीक है, ओके, इसके बाद आता है 1 निबल जिसमें 4 बिट्स होती है। ठीक है, फिर होता है 1 बाइट जिसमें 8 बिट्स होती है। फिर होता है 1 केबी जिसमें 1024 बाइट्स होती है। ठीक है, 1024 1024 बाइट्स होती है, और 1 एमबी में 1024 केबी यानी कि 1024 केबीज होती है, और 1 जीबी में 1024 एमबी 1024 एमबी होती है। ठीक है, तो ये साइज है। ठीक है, कि इधर मैंने यूनिट ली है और ये इस यूनिट में कितना क्या क्या साइज होता है ये वही बताया गया है। ठीक है, ये भी आई थिंक मैं समझता हूँ आपको पता ही होगा, बहुत बेसिक चीजें है ये।
चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में कि भाई अब बिटवाइज ऑपरेटर अब हम समझ सकते हैं। जब हमें बिट के बारे में पता लग गया तो अब हम थोड़ा बिटवाइज ऑपरेटर को अब हम इजीली अच्छे से समझ पाएंगे। बिटवाइज ऑपरेटर वर्क ऑन इंडिविजुअल बिट्स। देखिए अब इसमें बिट्स आ गए ना। अगर मैं आपको डायरेक्टली बिटवाइज ऑपरेटर की जो डेफिनेशन यहीं पे अगर आपको मैं ले आता तो फिर एक चीज होती है कि अगर कोई ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं कि जिनको बिट्स के बारे में नहीं पता, इसलिए मैंने पहले ही बिट्स को क्लियर कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें है कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या है, वो वर्क करता है और इंडिविजुअल बिट्स पे ऑफ बाइनरी नंबर। ठीक है, बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको बाइनरी नंबर को अभी नहीं पता कि भाई बाइनरी नंबर क्या होते हैं, तो वो चीज पे भी हमने क्लियर करी है। तो बिटवाइज ऑपरेटर वर्क करता है किस पे, इंडिविजुअल बिट्स पे, बाइनरी नंबर्स पे। ठीक है, अब बिटवाइज ऑपरेटर में क्या है, मेनली 3 तरह के ऑपरेटर होते हैं। वैसे आई थिंक 6 या 7 होते हैं, लेकिन मेनली जो जिनका यूज किया जाता है वो 3 ही है। ठीक है, जैसे एंड है। ठीक है, एंड का जो ऑपरेटर है उसका जो साइन है वो ये है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं। और जैसे हम दो वैल्यूज है उनके बीच में अगर हमें काम करना है, तो जैसे ये x एक वैल्यू है, y एक वैल्यू है, तो इनके बीच में एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे है और ऑपरेटर, जिसका जो सिंबल है वो ये है। ठीक है, इसे और ऑपरेटर बोलते हैं, और दो वैल्यूज के बीच में और ऑपरेटर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे। ओके, और है जोर, XOR, जिसका जो सिंबल है वो ये है, और दो वैल्यूज के बीच में जो हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या है, ये वर्क करता है इंडिविजुअल बिट्स ऑफ बाइनरी नंबर के। और मेनली 3 तरह के इसमें ऑपरेटर है, जिसमें एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, और जोर ऑपरेटर है। और इन जो एंड ऑपरेटर है उसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और ऑपरेटर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जोर जो ऑपरेटर है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें एक चीज आती है कि अगर हमें किसी नंबर का बाइनरी नंबर अगर हमें निकालना है, ठीक है, क्योंकि जब हम इसको करेंगे ना तो हमें ये पता होना चाहिए कि बाइनरी नंबर क्या होता है और बाइनरी नंबर पे कैसे काम किया जाता है, तभी हम बिटवाइज ऑपरेटर को अच्छे से प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। क्योंकि इसमें लिखा भी है कि बिटवाइज ऑपरेटर वर्क ऑन इंडिविजुअल बिट्स ऑफ बाइनरी नंबर। अब हर एक नंबर का एक बाइनरी नंबर जरूर होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले ये कि भाई बाइनरी नंबर को हमें निकालना कैसे है, तो अभी हम वो देखेंगे। तो जैसे इसमें लिखा है कि हाउ टू फाइंड नंबर बाय यूजिंग पाइथन। पाइथन में हम बाइनरी नंबर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो पाइथन में हम क्या करते हैं, बिन फंक्शन होता है। ठीक है, बिन फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम फाइंड करते हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का अगर बाइनरी नंबर अगर हमें निकालना है तो हम बिन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने लिया है एक नंबर जो कि है 10। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इस 10 नंबर का बाइनरी नंबर मुझे पता लगे। अब मैं एक क्या कर रहा हूं कि नम वेरिएबल के अंदर मैंने 10 को का जो डाटा है, इस नंबर है, इसको स्टोर किया, और फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया बाइनरी अंडरस्कोर रिप्रेजेंटेशन नाम का। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, इसमें मैंने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन नाम का एक वेरिएबल को बनाया है, और जिसमें मैंने कहा है कि भाई बिन फंक्शन का इस्तेमाल किया है, जिसमें मैं बिन फंक्शन में जो नम का जो वेरिएबल है, जो नम की जो वैल्यू है, मैं उसको इसमें कन्वर्ट कराना चाहता हूँ। भाई मुझे बताओ कि इस जो नंबर है, नंबर कौन सा, नम जो वैल्यू है जिसमें 10 है, इसका बाइनरी नंबर क्या है। तो जैसे ही मैंने इसको प्रिंट किया तो मेरे सामने इसका जो ये नंबर है, ये जो नंबर है, ये मेरे को यहां से आउटपुट मिलता है 0B1010। ये किसका बाइनरी नंबर है, ये नंबर है बाइनरी नंबर 10 का। ठीक है, अगर मैं कोई और नंबर लू, 12 लू, 13 लू, 20 लू, सबका बाइनरी नंबर होता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये 0B क्या है, तो ये जो 0B है यही चीज रिप्रेजेंट कर रही है बाइनरी नंबर से। किससे रिप्रेजेंट कर रही है, बाइनरी नंबर से। अच्छा, कई बार आपको इस तरह से भी देखने को मिलेगा कि जैसे 0B लिख दिया, ठीक है,
अब यहाँ पर 10 कर दिया, मान लो उसके आगे 00 है। तो ऐसा होता है कि जब हमारे को आउटपुट मिलता है ना, तो जो 00 की जो वैल्यू है वो कंप्यूटर जो है आउटपुट में नहीं देता, तो वहां पे क्या कर देता है, वो 0 भी लगा देता है। लेकिन अगर मान लो 1 आ रहा है, जैसे ये 0 भी है, उसके बाद ये 1 है, तो इसके बाद के तो दे देगा। लेकिन मान लीजिए अगर ये ओरिजिनल जो इसका बाइनरी नंबर है वो कुछ इस तरह से हो, इस तरह से हो, तो ये क्या है, जो इसके आगे जो 0 है ना, तो ये कई बार आउटपुट में नहीं आती। तो इसकी जगह जो हमारा जो सिस्टम है वो आउटपुट इस तरह से दे देगा, जैसे 0B10। ठीक है, तो इसे भी हम देखेंगे कि भाई जैसे ये जो 4 डिजिट है 0010, इसे हम कैसे पाइथन के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। तो वैसे दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इस चीज को। चलिए मैं आपको बाइनरी नंबर निकालना सिखाया था पाइथन का, और पाइथन से कैसे हमें बाइनरी नंबर निकालना होता है, फिर आगे हम देखते हैं, इसको क्लियर करेंगे इस पूरे टॉपिक को, है ना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक पे और बाइनरी नंबर निकालते हैं। ठीक, जैसे कि चलिए हम इसमें हेडिंग में डाल देता हूं मैं, हाउ टू फाइंड बाइनरी नंबर। ओके, और जैसे ही मैं यहाँ पे मार्क डाउन करता हूँ तो ये मेरी हेडिंग हो जाती है। आई थिंक आपको ये सब चीजें पता भी है। तो अब मैं वेरिएबल ले रहा हूँ एक नम नाम का, जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि भाई 10 नंबर के मेरे को बताओ, रिप्रेजेंटेशन बाइनरी नंबर बताओ। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जिसमें मैं कह रहा हूँ कि हाँ मैं वेर नाम का ले रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ कि बिन फंक्शन के अंदर जो नम वेरिएबल है, मैं चाहता हूँ कि इसकी जो नम वेरिएबल में जो 10 है, मुझे इसका वो बताओ आप बाइनरी नंबर। तो जैसे ही मैं कहूँगा कि भाई प्रिंट करो किसे, वेर को, वेर वेरिएबल को, तो ये मुझे शो कर देगा कि भाई 10 का जो बाइनरी नंबर है वो 0B1010 है, जैसा भी हमने देखा। चलिए ये तो था 10 का। अगर मैं कहूँ कि आप मेरे को 12 का बताओ, आप मेरे को 12 का बताओ, और मैं जो ये वेर है ना, इसको मैं 1 कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। ठीक है, वरना वो पुराने वाला ही जो डेटा स्टोर्ड है वही मेरे को आउटपुट देगा। तो जो 12 है उसका है 0B110000। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि आपको अगर कोई नंबर है आपके पास, और अगर आपको उसका बाइनरी नंबर अगर आपको जानना है, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका जो तरीका है वो ये है। तो जैसे हमने 10 का देखा, 12 का देखा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि बाइनरी नंबर क्या होते हैं। अब आप कहेंगे सर हम बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम ये बाइनरी नंबर क्यों निकाल रहे हैं, हमारे को ऐसे क्या जरूरत पड़ी, वो अभी हम जब आगे आने वाली जो स्लाइड है ना, उसको जब हम देखेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हमने क्यों बाइनरी नंबर शुरुआत में निकालना वो किया, कि भाई सीखना शुरू किया कि भाई हमें पहले क्यों बाइनरी नंबर निकालना चाहिए। तो वो चीज अभी आपको क्लियर हो जाएगी थोड़ी देर में। तो बिटवाइज ऑपरेटर में जैसा हमने पढ़ा था कि ये 3 तरह के हैं मोस्टली, इसमें एंड है, और जोर है। ठीक है, तो जैसे अब अभी हम पढ़ते हैं एंड ऑपरेटर के बारे में। तो एंड ऑपरेटर में क्या है कि हम जो पढ़ते हैं इसको एक ट्रुथ टेबल से पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे और जो ऑपरेटर है उसकी भी अलग ट्रुथ टेबल है, जोर है उसकी भी अपनी अलग ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल के थ्रू ही हम इन ऑपरेटर को समझते हैं और उसके आउटपुट को जानते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि ट्रुथ टेबल जो है एंड की, उसमें क्या खासियत है कि ये रिटर्न करेगा 1 इफ बोथ बिट्स आर 1। अगर दोनों बिट्स 1 होगी तभी हमारे को रिजल्ट 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा। क्या मतलब है इसका, जैसे कि एक ये इनपुट है, एक वैल्यू है ए। ठीक है, दूसरी जो वैल्यू है वो है बी। ए है, ये ए की है, ये बी की है। ठीक है, अब मैं इन पे अप्लाई कर रहा हूं ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में मैं एंड ऑपरेटर को इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, और मतलब ये क्या है, ये तो दोनों तो क्या, ये इनपुट है। ठीक है, और ये क्या है, ये इनका आउटपुट है। तो जब मुझे इसमें क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है क्या कि अगर मुझे 1 चाहिए, अगर मुझे 1 चाहिए तो दोनों साइड यानी कि ए और बी में
जब 1 1 होगा तभी हमें आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज वो 0 मिलेगा। जैसे मैंने क्या किया कि इसमें इनपुट दिया 0, ए की वैल्यू में हमने दिया 0, बी में दिया मैंने 0, तो मुझे पता है कि इसमें 1 तो है ही नहीं, तो मुझे आउटपुट क्या मिला? 0। अगर मैं ए में 0 दे रहा हूं, बी में 1 दे रहा हूं, तो इसमें भी 1 1 नहीं है, इसमें एक जगह 0 है, तो मुझे क्या रिजल्ट मिला? 0। अगर मैं ए में 1 दे रहा हूं और बी में 0 दे रहा हूं, अब इसमें भी 1 1 नहीं है, केवल सिंगल ही 1 है, तो मुझे आउटपुट क्या मिला? 0। अब दोनों में ही 1 है, ए में भी 1 है, बी में भी 1 है। अब यहां हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो जाती है, मुझे आउटपुट मिलता है 1। ठीक है, तो यही चीज है इसमें समझने की, और यही चीज है ट्रुथ टेबल से ही, ये जो ट्रुथ टेबल है इसी के थ्रू ही हम आंसर को निकालते हैं। तो इसे आपको समझना बहुत जरूरी है। ट्रुथ टेबल जो है एंड की अपनी अलग है, और की अपनी अलग है, एंड जो जोर है उसकी अपनी अलग है। लेकिन कंडीशन जो है एंड की उसमें ये है कि 1 अगर आपको रिजल्ट चाहिए वो तभी ही आपको मिलेगा जब दोनों साइड जो है 1 होगी, अदरवाइज आपको अगर एक सिंगल भी 1 होगा तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, अब इसे पाइथन में कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, अब हम वो देख लेते हैं। तो इसमें जैसे कि x की जो वैल्यू है वो मैंने 5 ली है, ठीक है, y की जो वैल्यू है वो 3 है। जब मैं ये पढ़ रहा था ना, जब मैंने भी इसकी जब शुरुआत करी थी, तो मुझे भी काफी समय लगा था इस टॉपिक को समझने के लिए। बाकी जितने ऑपरेटर थे ना वो बहुत इजीली मुझे समझ में आ रहे थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे भी टाइम लगा था। तो आई होप जो भी आप बिगिनर है तो आपको भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा समझने की इसमें जरूरत है। जब तक आप समझेंगे नहीं ना तो चीजें क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब आप समझ लेंगे ना तो फिर ये बहुत आसान लगेगा आपको। ठीक है, लेकिन शुरुआत शुरुआत में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, थोड़ा सा लगता है कि यार ये क्या कंफ्यूज सा हो रहा है, लेकिन नहीं, आपको मैं शुरुआत से ही इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि बिटवाइज ऑपरेटर से पहले आपको मैंने यही बता दिया कि बिट क्या होती है, बाइनरी नंबर क्या होते हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर को निकालना कैसे होता है। तो इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर करी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक ऐसे आपको स्टडी कराओ, ऐसे पढ़ाओ, ऐसे टीच करो आपको कि जैसे एक आप बेगिनर हो और आपको इसके बारे में पहले से कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, तो मैं शुरुआत से ही यही कोशिश मैंने मान के चल रहा हूँ, और जब ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए क्लास बनाता हूँ। तो जैसे कि मैंने लिया x की वैल्यू क्या है? 5 है। y की वैल्यू क्या है? 3 है। मैं चाहता हूं कि पहले मैं ना इनका बिन जो है वो निकालू, यानी कि बाइनरी नंबर निकालू, यानी कि बिन ऑफ x यानी कि बिन ऑफ 5, और बिन ऑफ y यानी कि बिन ऑफ 3। 5 एंड 3 का मैं बिन यानी कि बाइनरी नंबर निकालना चाहता हूं बाइनरी फंक्शन से। तो जैसे ही मैंने इसमें ये जो कमांड है ये दी, तो मुझे इसका आउटपुट मिलेगा कि 5 का जो बाइनरी नंबर है वो है 0b101, और y जो y की वैल्यू में जो 3 है उसका जो बाइनरी नंबर है वो है 0b11। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि अब जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हो गए जिनको कंफ्यूजन ये हो गई कि सर ये 0b101 है और यहाँ पे 0b11 है। ठीक है, यहाँ पर 00 क्यों नहीं आया? जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई आपको कई बार ऐसे देखने को मिल जाता है कि कई बार वो इस तरह से 4 डिजिट में भी आ जाता है। ठीक है, और कई बार मान लीजिए यहाँ पर 0 है, तो वो क्या है ना, वो 0 को शो नहीं करता, वहां पे 0b कर देता है वो, जैसे यहाँ किया हुआ है। तो जैसे इसमें लिखा ना 0b101, ये किसका है? ये है 5 का। ठीक है, और ये है 0b11, 0b11। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर 0 रहा होगा, यहां पर क्या रहा होगा? 0। तो जिसको आउटपुट में शो नहीं किया होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई ये हमें पूरा शो करे, ये जो पूरी जो 4 डिजिट है ये चीज शो करे, तो उसके लिए भी मैंने क्या किया, एक फंक्शन है जिसमें जेडफिल नाम का ये फंक्शन है, उससे हम जो आप चाह रहे हो कि भाई ऐसा आउटपुट आना चाहिए, तो वो भी मैंने आपको करके बताया हुआ है। अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे भी इसका। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर आपको 4 डिजिट का चाहिए आउटपुट, तो इसमें क्या है, हमने प्रिंट किया और बिन फंक्शन ऑफ एक्स किया, और यहाँ पर वही स्लाइसिंग किया। स्लाइसिंग इंडेक्सिंग क्या होती है, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो
तो यहाँ पर मैंने स्लाइसिंग का इस्तेमाल किया है और फिर डॉट जेड फिल फंक्शन का इस्तेमाल किया है, और जिसमें मैंने पास करी कि भी 4 डिजिट होनी चाहिए। तो जैसे ही इन दोनों जो नंबर है 5 एंड 3, जैसे ही मैंने इनको इनपुट दिया तो मुझे वही मिल गया 0101। अब जैसे यहाँ पर 01, ये था क्या 010, 010, एक मिनट, ये है 0101, ठीक है। अब इसमें यहां रिप्रेजेंट क्या किया गया, 0B101, 0B101। अब यहां पर जो जीरो थी, यहां पर जो जीरो थी, आउटपुट में क्या हुआ, इस जीरो की जगह यहां पर 0B कर दिया। तो ये दोनों चीज सेम है। जब जीरो आ जाता है ना ऐसे, तो ये क्या करता है, कंप्यूटर जो है आउटपुट हमारे को वहां पे 0B कर देता है, वहां से फिर जीरो को हटा देता है, लेकिन दोनों के मतलब सेम है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा आउटपुट तो ये भी सही है, अगर ये चाहते हैं आउटपुट तो ये भी सही है। बस ये आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा अगर आपको 4 डिजिट में अगर इसका बाइनरी नंबर चाहिए, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे इसका। अच्छा, अब आता है जैसे थोड़ा सा इसमें हम देख लेते हैं। अब अगर हमें एक्स एंड वाई में एंड ऑपरेटर का अगर हमें यूज करना है, इतना सा ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैंने ये जो इतना जो स्टेप है ये एक्स्ट्रा स्टेप है, ठीक है। अब जैसे मैंने रिजल्ट वेरिएबल में एक्स एंड वाई ऑपरेटर को जब मैंने इस्तेमाल किया, तो मैं कह रहा हूं कि भाई प्रिंट करो 1 को। नहीं नहीं, आउटपुट आया मेरा 1, ठीक है। तो जैसे ही मैंने प्रिंट में रिजल्ट किया तो मेरे पास क्या आया, आउटपुट 1 आया। अब मैं चाहता हूं कि भाई मुझे बाइनरी नंबर बताओ एक्स एंड वाई का। तो इसने मुझे बता दिया कि ठीक है, इसका जो बाइनरी नंबर है ना वो 0B1 है। अब देखिए इसमें क्या है, 0B1 है, ठीक है। यानी कि हमें पता है कि भाई जो भी बी आया है तो इससे पहले 0 रहा होगा। चलो चलो इसको भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे मैंने क्या किया, वही यही वाला फंक्शन जो है ना मैंने यहां पर भी अप्लाई कर दिया। मैंने क्या किया कि प्रिंट करो बिन ऑफ रिजल्ट जो हमारा ये आया था, ठीक है। और इसमें भी हमने स्लाइसिंग किया और मैंने किया जेड फिल 4 करा, और हमारे पास देखो वही आउटपुट आया जो हम सोच रहे थे कि भाई जब इसमें 0B1 किया है तो इसके पहले यानी कि 0 रहा होगा। देखिए 0 था ही हमारे पास, ये 3 जो हमारी ट्रिपल जीरो थी और ये फिर 1 था। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब आउटपुट होता है ना, तो आउटपुट में अगर जीरो होती है तो उसको वहां से वो एलिमिनेट कर देता है, वहां पे क्या 0B कर देता है कंप्यूटर, ठीक है। लेकिन अगर वो 1 है, 100 इस तरह से है, तब ये फिर ये 1 जहां पे आता है तो वहां पर ये फिर पूरा ही डिजिट आपको 4 दिखा देता है, ठीक है। अब जैसे हमें पता है कि भाई अगर दोनों साइड 1 होगा एंड ऑपरेटर में तभी वो रिजल्ट हमारे को 1 देगा, है ना, अदरवाइज वो 0 होगा। तो जैसे कि अगर ये 1 है, अगर ये 1 है तो ही हमें 1 देगा, अदरवाइज 0 1 है तो भी 0 देगा। अगर ये 1 0 है तो भी हमें 0 देगा, 0 0 है तो भी हमें 0 देगा, ठीक है। तो यही चीज इसमें बताई गई है। तो इसमें क्या था, 0101, इसमें इसका जो आउटपुट था एक्स और वाई, एक्स और वाई में जो 5 और 3 का जो बाइनरी नंबर था इसमें, तो इसमें क्या था 010 0101, ये किसका है, हमारा 5 का है, ठीक है। ये हमारा 5 का है। और 3 का क्या है, 0011, 0011। तो जब हमने इसको एंड ऑपरेटर में जब हमने इस्तेमाल किया, जब हमने इसको अप्लाई किया, तो इसमें हमारा रिजल्ट ये है कि 1 की वैल्यू जहाँ पे दो जगह 1 है तो फिर हमारे को आउटपुट 1 मिलेगा, 0 है तो 0 और 1 है तो 0 मिलेगा, 1 0 है 0 मिलेगा, 0 0 है तो 0 मिलेगा। और यही हमारा रिजल्ट भी है, जैसे ये हैंस प्रूव्ड है ना। मैथ्स में हम जब सॉल्व कर देते थे कोई भी इक्वेशन तो लास्ट में लिखते थे ना हैंस प्रूव्ड, तो वही वाली बात है, हैंस प्रूव्ड हो गया अभी, है ना। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि आपको जो ये बिट वाइज ऑपरेटर का जो एंड ऑपरेटर है ये आपको समझ में आ जाए, क्योंकि थ्योरेटिकल, चलिए शुरुआत में तो हम थ्योरेटिकल ही समझते हैं, लेकिन थ्योरी के साथ फिर हमें प्रैक्टिकल जब तक ना करें तो फिर पाइथन के प्रैक्टिकल का फायदा ही है ना। अब पूरी जो पाइथन वो तो है ही प्रैक्टिकल में। चलिए देखते हैं अब हम। ओके, अब हम पढ़ते हैं किसे, एंड ऑपरेटर के प्रैक्टिकल को। एंड ऑपरेटर का क्या है, ये हमारा प्रैक्टिकल। आपको मैं
हर तरह से इसमें बेसिक लेके चल रहा हूँ ताकि आपके जितना भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको कोई भी समस्या ना आए, है ना? ओके, तो अब हम लेते हैं वैल्यू, उसी को ही ले लेते हैं, ठीक है? एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी 5 एंड वाई की वैल्यू क्या थी हमारी 3, ठीक है? अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करो आप किसे, बाइनरी नंबर ऑफ एक्स को, ठीक है? एंड प्रिंट करो आप बाइनरी नंबर ऑफ वाई को। आई थिंक अब आपको पता लग गया होगा कि जो हमने लिखा था ना यहाँ पे, हाउ टू फाइंड बाइनरी नंबर, तो हमें क्यों इसे निकालना पड़ता है। तो इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि भाई बाइनरी नंबर आपको निकालना आना चाहिए, और तभी हम जो ये ऑपरेटर है जितने भी एंड है, और है, एक्सोर है, तभी हम उस पर वर्क अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बाइनरी नंबर निकालना सिखाया था, है ना? तो जैसे ही मैं इसको करता हूँ तो मेरे को आउटपुट इसका मिल जाता है कि भाई एक्स का जो बाइनरी नंबर है वो 0B101 है, और वाई का जो है बाइनरी नंबर वो 0B11 है, ठीक है? चलिए, मैं चाहता हूँ कि इसको ना थोड़ा सा मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से ना समझ आ जाए। ये जो स्क्रीन है ये थोड़ी ठीक रहे, ज़्यादा हम डाउन उसमें चले जाएंगे तो फिर कई बार क्या होता है, कोड भी जब हम देखते हैं आउटपुट वीडियो का तो फिर इसमें कई बार आता नहीं है। अभी तक तो नहीं हुआ लेकिन ध्यान रखना पड़ता है ना। चलिए, अब मैं चाहता हूँ कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट हो गए भाई, सर आप ना मेरे को 4 डिजिट में बताओ, ये 0B वाला जो है ना ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करो। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको क्लियर करके दे देता हूँ। ओके, तो अब मैं करता हूँ कि ठीक है भाई, बिन प्रिंट करो आप बिन ऑफ एक्स, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं स्लाइसिंग कर रहा हूँ, और जेड फिल नाम के फंक्शन का इस्तेमाल करके, अच्छा जो ये फिल है ना इसके बीच हम क्या लिखते हैं, विड्थ लिखते हैं कि हमें जितनी डिजिट्स चाहिए उतनी हमें यहाँ पे पास करानी पड़ती है। जैसे मुझे 4 डिजिट करनी तो आप यहाँ पे 4 लिखिए, 5 करनी है 5 लिखिए, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे विड्थ पे काम करना, तो यहाँ पे क्या आती है, विड्थ आती है बीच में, है ना? ओके, तो जैसे ही मैंने ये किया, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं बस एक चेंज होगा, बाकी सब एज इट इज है, वो है वाई। तो जैसे ही मैं इसको यहां से ये कर दूंगा तो मेरे पास 4 डिजिट आ गई। तो 0B101 जो था ना, अब वो 0101 हो गया। 0B11 जो था, अब ये 0011 हो गया। तो आपको ये जो इतनी चीज है ना, ये जो इतनी चीज है, ये एक्स्ट्रा से मैंने इसलिए बताई है ताकि आपको किसी तरह से कंफ्यूजन ना हो, आपको समझ में आ जाए अच्छे से चीज, है ना? अब जैसे ये 0101 है, 0101 जो है ये किसका है, ये हमारा 5 का है। और ये जो 0011 ये किसका है, ये हमारा 3 का है। अब मुझे पता है एंड ऑपरेटर में जब दो जगह 1 आएगा तभी मेरा आउटपुट 1 आएगा। तो जहां पे ये 1 1 है, यहाँ मेरा 1 आ गया, ठीक है? जहाँ ये 10 है, सॉरी 0 और 1 है, यहाँ मेरा 1 आ गया। जो ये 10 है यहाँ पर, सॉरी जो ये 0 और 1 है, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, ये थोड़ा गलती हो गई थी मेरे से। 1 1 है तो 1 आ गया, 0 और 1 है वो यहाँ 0 आएगा, 1 और 0 है यहाँ पर भी 0 आएगा, और जो 0 0 है यहाँ पर भी 0 आएगा, ठीक है? दोबारा से, जहां ये 1 1 है वहां पे हमारा 1 है, जहां ये 0 और 1 है यहाँ 0 आएगा, 1 0 0 0 0 0। कंडीशन क्या थी कि अगर दो जगह 1 आएगा तभी हमारा 1 आउटपुट आएगा, और यही है एंड ऑपरेटर की ट्रूथ टेबल कह रही है, ठीक है? तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये 1 जो है आउटपुट अब इसे चेक करना है, ठीक है? हम आउटपुट को चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि भाई मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ रिजल्ट नाम का, जिसमें अब मैं एंड ऑपरेटर को यूज करूंगा। जैसे मैंने लिया एक्स एंड वाई, एंड जो है ऑपरेटर वो एंड, ये जो एस होता है ना एंड वाला, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आप रिजल्ट वेरिएबल में एक्स एंड वाई ऑपरेटर का वो वैल्यू को मैंने डाला, और मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करो अब रिजल्ट को, ठीक है? तो जैसे ही मैं इसको आउटपुट के लिए देखूँ तो मेरा रिजल्ट आ गया 1, वो हमने अभी देख भी ली, ठीक है?
ओके, अब मैं कह रहा हूँ कि बाइनरी नंबर चेक कर लेते हैं, चलो कि भाई प्रिंट करो बिन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो जैसे ही मैं इन दोनों का बाइनरी नंबर चेक करूंगा तो ये मेरे सामने आ गया 0 B 1। मैं कह रहा हूँ कि आप ना इसको वही 4 डिजिट में लेके आओ। ठीक है, मैं 4 डिजिट में लेके आ जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कि भाई प्रिंट करो बिन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, और मैं वही स्लाइसिंग करूँगा और यहां से मैंने इसको क्लोज किया और डॉट जेड फिल में मैं वही 4 डिजिट को पास करता हूँ। और जैसे ही ये मैंने किया तो मेरे पास आउटपुट आ गया 0001। और यही हमारा आउटपुट आया था, यही हमारा आउटपुट आया था। क्या था हमारा ये 0101 और 3 का था हमारा 0011। जब ये 2 1 हो गए तब ये 1 होगा, अदरवाइज ये सब 0 हो गए। और यही चीज हमारी 0001 ये यहाँ आ गया और ये आपका हैंस प्रूव। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड ऑपरेटर क्या होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में। चलिए बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर के नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में, जो कि है और ऑपरेटर। ठीक है, और ऑपरेटर की भी अपनी एक ट्रुथ टेबल होती है जिससे हम इसको परफॉर्म करते हैं और ऑपरेटर को। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसकी कंडीशन ये है कि रिटर्न होगा 1 इफ एट लीस्ट 1 बिट इज 1। अगर एक भी बिट अगर 1 है तो रिटर्न हमारे को 1 दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर डबल जीरो है, दोनों ही जो बिट है वो डबल जीरो, तो हमें रिजल्ट जो है वो 0 मिलेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि 0 1 हो या 1 0 हो या 1 1 हो, तो हमें क्या है 1 आउटपुट मिल जाएगा। जैसे कि ए में मैंने वैल्यू को एंटर किया 0, ठीक है, बी की वैल्यू मैंने एंटर किया 0, तो मुझे रिटर्न क्या मिल रहा है 0, क्योंकि एक भी कंडीशन में ये नहीं है कि एक यहां पर हो, एक वैल्यू हो, दोनों में ही 0 है तो मुझे 0 रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं 0 ए में मैंने एंटर किया, बी में 1 है, ठीक है, तो कम से कम यहाँ पर एक 1 है तो मुझे यहाँ पर आउटपुट 1 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर ए की वैल्यू में मैंने 1 को एंटर किया, बी की वैल्यू में मैंने 0 को एंटर किया, तो यहाँ पर भी 1 है तो मुझे आउटपुट क्या मिल गया 1। अब यहाँ पर दोनों ही 1 है तो मुझे आउटपुट क्या मिल गया 1। इससे पहले जो एंड ऑपरेटर था उसमें ये था कि अभी हमने जैसे देखा था एंड ऑपरेटर के बारे में, उसमें क्या बताया गया था कि अगर 1 1 होगा तो ही 1 होगा, अगर एक भी 1 होगा तो भी हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 0 मिलेगा। लेकिन ये उसमें क्या है कि अगर एक भी 1 है किसी एक इसमें तो हमें 1 मिल जाएगा। उसमें क्या होता था कि जब यहाँ पर मान लो 0 और ये 1 है, यहाँ पर ये 0 और 1 है तो यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा था, या 1 0 है यहाँ पर भी हमें 0 मिल जाता था। उसमें कंडीशन ये थी एंड ऑपरेटर में कि दोनों ही जगह 1 होगा तभी हमें 1 मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है कि अगर दोनों में कोई एक भी 1 होगा तो भी रिजल्ट हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर तो 1 1 है तो यहाँ पर भी हमें 1 मिल गया। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि भाई 0 0 है तो यहाँ पर तो एक भी 1 नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पे 0 मिल गया। तो यही है ट्रुथ टेबल और की। ठीक है, तो जब भी हमें कोई भी ऑपरेटर पे परफॉर्म करना है बिटवाइज के, तो हमें ध्यान रहना चाहिए कि एंड ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल क्या है और टेबल की ट्रुथ टेबल क्या है। ठीक है, बाकी सब चीजें जो जो इसमें है वो तो सब फंक्शन बने हुए हैं पाइथन में, वो तो हम उसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन यूज भी हम जब भी कर सकते हैं जब हमें इन चीजों का ज्ञान हो, है ना। तो अब हम इसका जैसे प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें तो वही मैं इसको एग्जांपल को लूंगा जिसमें जो x की जो वैल्यू है वो 5 है, y की जो वैल्यू है वो 3 है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, और मैंने इनकी बाइनरी नंबर को देखा तो सेम वही है जैसे हमने एंड ऑपरेटर में देखा था, वही हमें आउटपुट मिल जाता है। अगर हमें 4 डिजिट में चाहिए तो हम इस तरह से हम इस प्रोग्राम को यहाँ पर लिखेंगे। बस फर्क ये है कि वहां पर हम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम किसका कर रहे हैं और ऑपरेटर बिटवाइज ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका जो साइन है वो ये है। ठीक है,
तो इनके बीच में मैंने जो है और ऑपरेटर को यूज किया है और रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर किया है। जैसे ही मैं इसका रिजल्ट आउटपुट आता है तो वो आता है मेरा 7। मैं चाहता हूँ कि भाई बाइनरी नंबर निकालो आप एक्स और वाई का, और जैसे ही मैंने इनको यहाँ पे स्टेट ये जो कोड है यहाँ लिखा तो मुझे रिजल्ट मिलता है 0B111। मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे 4 डिजिट में मिले, तो मैंने फिर से जेड फिल जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल किए, तो 01111 मेरे को यहाँ से आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें मेरी कंडीशन ये थी कि अगर मेरे पास एक भी 1 है तो मुझे आउटपुट 1 मिल जाएगा। तो देखिए यही चीज यहाँ पर सोल्व हो रही है। जैसे कि मैंने जो इसकी जो वैल्यू थी, जो x की जो वैल्यू 5 थी, इसका बाइनरी नंबर क्या था 0101। ठीक है, जो हमें यहां से मिल गया था 0101, और 0011 किसका है 3 का है। ठीक है, ये किसका है 5 का, और ये किसका है 3 का। तो कंडीशन क्या थी, अगर 1 1 है तो 1 हो गया। ठीक है, 0 1 है तो 1 आ गया, क्योंकि एक 1 है होना चाहिए, तो हमें आउटपुट 1 मिल जाएगा। ये और की ट्रुथ टेबल कह रही है अगर 1 0 है तो भी हमें 1 मिल जाएगा, लेकिन अगर दोनों ही 0 है तो हमें रिजल्ट 0 मिलेगा। तो फाइनल आउटपुट क्या है 01111, और ये ही मेरे को यहाँ से मिल गया। ठीक है, तो अब हम इसको भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, और ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसी में ही हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे ये एंड ऑपरेटर है, ये अब हम पढ़ रहे हैं किसको, और ऑपरेटर को। ठीक है, इसे पढ़ रहे हैं हम और ऑपरेटर को। तो और ऑपरेटर को हम पढ़ रहे हैं, और जो और ऑपरेटर का जो सिंबल है वो कैसा है, वो है ये वाला। ठीक है, तो सेम है वही, जैसे मैं इसको रन करता हूं तो मेरे को ये आउटपुट मिल जाता है। बस मुझे चेंज यहाँ पे करना है। पहले हम एंड के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम और के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही मैं इसको करूँगा तो मुझे रिजल्ट आ गया 7। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे को इसका बाइनरी नंबर बताओ, तो ये इसका बाइनरी नंबर है। और जैसे ही मैं इनका भी बाइनरी नंबर चाहूँगा तो ये मेरे पास 01111 आ गया। तो जैसा हमें पता था कि भाई, हाँ, तो हमें 5 का क्या है 0101, और जो 3 है उसका क्या है 0011। कंडीशन क्या है कि अगर एक भी 1 हो या दोनों 1 हो, रिजल्ट हमें 1 मिल जाएगा। यहाँ 1 आएगा, 011 है, 101 है, यहाँ पे दोनों ही 0 है, तो यहाँ पे 0 आएगा। तो 01111 हमारा आउटपुट है, और यहाँ से भी हमें वही आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो यही है और ऑपरेटर। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, आपको अच्छे से जो मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। और देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर को, जो कि है हमारा अब जोर ऑपरेटर। ठीक है, कौन सा जोर ऑपरेटर, अब हम इससे देखते हैं। तो जोर ऑपरेटर की जो ट्रुथ टेबल है वो कंडीशन ये है कि रिटर्न होगा 1 इफ बिट्स आर डिफरेंट अदरवाइज 0। क्या मतलब है, अगर मैं 0 और 0 दो पास करता हूँ, ए में 0 बी में 0, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 0। ठीक है, अगर 0 और 1 है तो रिजल्ट मिलेगा 1, 1 0 है तो रिजल्ट मिलेगा 1, और 1 1 है तो यहाँ पर भी 0 मिलेगा। ठीक है, मतलब कि रिटर्न 1 होगा अगर बिट्स डिफरेंट होगी, मतलब आई सिमिलर नहीं होगी। अगर 0 0 अगर हमारे पास है तो भी हमें 0 मिलेगा, अगर 1 1 है तो भी हमें 0 मिलेगा, 0 1 है तो हमें 1 मिल जाएगा, 1 0 है तो हमें 1 मिल जाएगा। मतलब डिफरेंट होनी चाहिए, एक आइडेंटिकल एक सिमिलर नहीं होनी चाहिए दोनों वैल्यू, है ना। तो जैसे ये 1 1 है, ये सेम है दोनों, तो यहाँ पे मुझे 0 मिल गया। जो 0 0 है तो यहाँ पे मुझे 0 मिलेगा। तो इसकी ये खासियत है। तो ये है किसकी, जोर की ट्रुथ टेबल। और अगर हम इसका भी देखें पाइथन में यूज, तो वही है, सेम प्रोग्राम है। मैंने इसको सेम प्रोग्राम को ही लिया है। अब सेम प्रोग्राम लूँ या कैसा भी कोई भी वैल्यूज दे लूँ, बात सेम है। बस ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, फिर तो आप उसमें कोई भी जो वैल्यू है किसी को भी आप यूज कर सकते हैं, बस आपको करना आना चाहिए, है ना। मेन चीज ये है। तो वहां पर हमने एंड के बारे में पढ़ा, और के बारे में पढ़ा। अब जो ये जोर है, इसमें हमने इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया, इसका जो रिजल्ट है वो 6 आया, और मैंने इसका भी बाइनरी नंबर निकाला, तो ये मेरे को 0 भी 1 1 0 यहाँ से मेरे को ये रिजल्ट मिल गया।
और जब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे 4 डिजिट में मिले, तो मैंने वही चीज़ अप्लाई यहाँ पे भी की जेड फिग फंक्शन को, तो 0110 यहाँ पे मेरे को आउटपुट मिल गया। तो इसमें कंडीशन क्या थी कि भी डिफरेंट होनी चाहिए वैल्यू, तभी आपको 1 मिलेगा। सेम आइडेंटिकल होएगी या फिर सिमिलर वैल्यूज होगी तो आपको 0 रिटर्न में आएगा। तो यहाँ पर 1 1 था, सेम वैल्यू है तो मुझे 0 मिला। ठीक है, 0 1 1 1 0 1, और यहाँ पे 0 0 है तो यहाँ पे 0, क्योंकि 0 0 ही तो सेम है। तो इसका क्या है आउटपुट 0 1 1 0, और यहाँ पे मेरे को क्या है 0 1 1 0, यही मेरे को आउटपुट मिला है। ठीक है, इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो वही चीज़ है, सेम चीज़ है, और हम यहाँ पे इसको प्रैक्टिकल इसको देखते हैं। तो जोर का क्या था सिंबल, जोर का जो सिंबल है वो ये है। ठीक है, और यहाँ तक आपको वही है, पता लग ही गया है। और बस मेरे को थोड़ा सा इसमें कस्टमाइज करने हैं इसके जो साइन है उसे। और यहाँ पे जैसे मैं इसमें रिजल्ट को किया था, यहाँ पे मेरे पास 6 आ गया। इसका आउटपुट किसका, इन दोनों का। ठीक है, एंड यहाँ पर भी मैंने इसकी वही वैल्यू को किया, तो ये इसकी बाइनरी नंबर आ गया। और मैं चाहता हूँ कि भाई इसका जो बाइनरी नंबर है ना वो मुझे मिल जाए, जो इसका रिजल्ट आया तो 0110, ये इसका बाइनरी नंबर है। तो इसे भी हम एक बार फिर देख लेते हैं कि 5 का क्या था, 0 1 0 1। ठीक है, 3 का क्या था, 0 0 1 1। कंडीशन क्या थी कि अगर दो आइडेंटिकल ये सिमिलर वैल्यू होगी तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ हमारा 0 है, 0 1 1 है, 1 0 1 है, दोनों डिफरेंट वैल्यूज है। 0 0 तो सेम है, यहाँ पे तो 0 आएगा ही। तो फाइनल रिजल्ट क्या है, 0 1 1 0, और यही हमारा फाइनल रिजल्ट यहाँ से मिल गया। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आई होगी। और अब मुझे लग रहा है कि आपको ये जो हम पढ़ रहे हैं बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में, ये जो कॉन्सेप्ट है अब ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो यही चीज है बिटवाइज ऑपरेटर। और इस पे ये है, बस आपको थोड़ा सा समझना है और प्रैक्टिस करनी है। और जैसे मैं ले रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 3, चेंज करोगे बाइनरी नंबर भी चेंज होगा उसका। बस जो ट्रुथ टेबल है उसे आपको ध्यान में रखना है, और सब कुछ आपके सामने है। बस आपको ये लिखना, ये जो प्रोग्राम है आपको ये समझ में आना चाहिए, बाकी सब एज इट इज आपके सामने रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ और देखते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की, जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, उसे हम समझते हैं। तो इसमें लिखा है कि assignment operators are used to assign values to variable. The most basic assignment operator is equal का जो ये साइन है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, ये असाइन करता है वैल्यू को वेरिएबल की। जैसे a जो है ये मेरा एक वेरिएबल है, ठीक है, और ये क्या है 5, ये वैल्यू है। कैसे पता लगा, इस ऑपरेटर किसकी, असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से। ठीक है, कि a इज इक्वल टू 5, यानी कि a की वैल्यू क्या है 5। तो ये जो इक्वल टू का जो साइन है, ये जो ऑपरेटर है ये कौन सा है, असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि जो बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है वो हमारा इक्वल टू का साइन है, और ये जो इक्वल ऑपरेटर का जो साइन है ये असाइन करता है वैल्यू को ऑन द राइट हैंड साइड। जी बिल्कुल, ये राइट हैंड साइड है, टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बिल्कुल। ठीक है, अब जैसे कि मैंने लिखा कि x इज इक्वल टू 10, यानी कि x की वैल्यू क्या है 10 है, y की वैल्यू क्या है, मैंने एक स्ट्रिंग में लिखा हेलो पाइथन। तो अगर मैं प्रिंट करूंगा x एंड y को तो ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यही बेसिक सी चीज है कि असाइनमेंट ऑपरेटर में जो ये जो इक्वल टू का जो साइन है ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अब इसके भी ना टाइप्स है, इसके भी टाइप है।
जैसे कि प्लस यानी कि एडिशन असाइनमेंट होता है, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट होता है, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट होता है, डिवीजन असाइनमेंट होता है। ये थोड़ा सा लॉजिक है लेकिन बहुत आसान है, समझ आ जाएगा आपको एक ही बारे में ना। तो इसे समझते हैं। तो इसमें लिखा है कि असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। द मोस्ट बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू असाइन, वही है असाइनमेंट की जो डेफिनेशन वही है। अब इसमें क्या है, एडिशन असाइनमेंट जो है जिसमें हम जो साइन है वो है प्लस इक्वल। ठीक है, जो है प्लस इक्वल टू का जो साइन है ना, एडिशन असाइनमेंट का ये है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने लिया कि भाई ए इज इक्वल टू 5, ठीक है, और ए प्लस इक्वल इज इक्वल टू 3। अब ए प्लस इक्वल टू 3 जो है वो इक्विवेलेंट है, चाहे हम ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे कि ए इज इक्वल टू ए प्लस 3। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज सेम है, ये दोनों ही चीज सेम है। तो अगर मैं ए इज इक्वल टू 5 है कि भाई ए की जो वैल्यू है वो क्या है, 5 है। अब मैं 5 में प्लस करूं ए की वैल्यू को 3 से, यानी कि ए इज इक्वल टू ए प्लस 3। तो यानी कि ए कितना था हमारा 5, और 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो वही चीज है कि अगर आप ए इज इक्वल टू ए प्लस 3 लिखे या फिर ए प्लस इक्वल टू 3 लिखे, दोनों चीज सेम है। तो प्लस इक्वल का कैसे यूज होना है यहाँ वो चीज बताई गई है। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इजी है, ऐसी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस ये है थोड़ा लिखने का एक वो कर दिया। बाकी आप ए इज इक्वल टू ए प्लस 3 लिखो या ए प्लस इक्वल टू 3 लिखो, लेकिन अगर आप मैथ्स में ए प्लस इक्वल टू 3 लिखोगे तो वो तो फिर गलत हो जाएगा ना। अब क्योंकि हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो उसमें हम इस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई असाइनमेंट जो है कई तरह के होते हैं। अब जैसे हमने एडिशन असाइनमेंट के बारे में पढ़ा, तो ऐसी सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट है, इसमें माइनस इक्वल टू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जैसे b की वैल्यू जो है वो 10 है, और b माइनस इक्वल का जो साइन है यहाँ यूज किया तो वो 4 है। तो वही चीज है कि a इक्वल इक्विवेलेंट है कि b इज इक्वल टू b माइनस 4। तो वही है कि अगर मैं 10 माइनस 4 करूँगा तो मुझे रिजल्ट 6 मिलेगा। ठीक है, b की वैल्यू क्या थी 10, और b माइनस इक्वल टू 4 किया मैंने, तो b माइनस 4 कितना हुआ, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, यही इसमें बताया गया है। तो ये जो है माइनस इक्वल, ये क्या है हमारा सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट भी होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट है, इसमें हम स्टार, मैंने बताया ना कि हम मैथ्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इस जो एक्स है इससे डिनोट करते हैं, लेकिन हम जब पाइथन करते हैं तो हम ये जो स्टार जिसे हम एस्टेरिस्क बोलते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये स्टार इक्वल का जो साइन है ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है, एस्टेरिस्क इक्वल का जो साइन है। तो मैंने वैल्यू ली, सी की वैल्यू में लिया मैंने 7 में, और सी स्टार इक्वल टू 2, और ये जो कि ये इक्विवेलेंट है सी इज इक्वल टू सी स्टार 2। और जैसे ही 7 मल्टीप्लाई 2 होगा, 7 मल्टीप्लाई 2 होगा तो हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा 14 आउटपुट आ गया। ठीक है, और ऐसे ही आपका डिवीजन असाइनमेंट होते हैं। ठीक है, तो डिवीजन असाइनमेंट भी यही है कि इसका जो साइन है ये फॉरवर्ड स्लैश इक्वल टू होता है, और मैंने डी की वैल्यू 20 ली, और डी फॉरवर्ड स्लैश इक्वल टू 5 है, और ये वही चीज इक्विवेलेंट है कि डी इज इक्वल टू डी बाय 5। एंड जैसे ही मैं इसका रिजल्ट करूँगा तो ये 4.0 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, डिवीजन है ये, है ना। तो फॉरवर्ड स्लैश एंड इक्वल क्या है हमारा, डिवीजन असाइनमेंट होता है। ओके, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि प्रैक्टिकल कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं किसके, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसकी हेडिंग डाल लेते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो असाइनमेंट जो ऑपरेटर है किससे डिनोट होता है, इक्वल टू के साइन से होता है। और इसमें जैसे कि मैं ले रहा हूं ए इज इक्वल टू
100, ठीक है। बी इज इक्वल टू, ले रहा हूं मैं राहुल, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि भाई प्रिंट करो आप ए को, प्रिंट करो आप बी को, तो ये मुझे आंसर दे देगा। अब मैंने आपको बताया कि ये जो है इसमें एडिशन भी आता है, सब्ट्रैक्शन से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, डिवीजन से भी कर सकते हैं। सबको एक एक करके देख लेते हैं ना। तो अब हम लेते हैं एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर को, इसे एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, और इससे हम कैसे डिनोट करते हैं, प्लस कॉल का जो ये साइन होता है इससे, और इसे हम मार्क डाउन करते हैं, और अब इसको हम शिफ्ट और एंटर किया, और ये हमारा कोड रन हो जाता है। ओके, मैं एक्स की जो वैल्यू है वो मैं ले रहा हूँ 20, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि भाई जो ये एक्स है प्लस करो, इक्वल करो, और मैं कह रहा हूँ इसमें आप 100 कर दो, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये इक्विवेलेंट है, ये जो वैल्यू है ये आपकी इक्विवेलेंट है किसके, x इज इक्वल टू x प्लस 100 के, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इसमें प्रिंट करता हूँ कि भाई आप मुझे x बताओ, तो ये मुझे बता देगा इसकी वैल्यू। एडिशन हो गया इसमें, ठीक है। ओके, अब मैं कह रहा हूँ कि आप सब्सट्रैक्शन करो, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसका जो साइन है वो है माइनस इक्वल टू, ओके। एंड जैसे ही मैं इसको मार्क डाउन करता हूँ तो ये ओके, मैंने यहाँ पे हैश नहीं लगाया, यस, ये आपकी हेडिंग बन गई है। अब मैं करता हूँ कि भाई जेड की जो वैल्यू है ना वो ले आप 10, ठीक है। और जेड माइनस इक्वल टू लो आप 4, ठीक है। और ये जो है ये इक्विवेलेंट है किसके, ये इक्विवेलेंट है जेड इज इक्वल टू जेड माइनस 4 के, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई आप प्रिंट करो किसे, जेड की वैल्यू को, तो 10 - 4 इज इक्वल टू 6। ओके, अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर को हम देखते हैं, और इसे कैसे करते हैं, एस्ट्रियस होता है ये, और हमने यहाँ कॉल किया, और यहाँ पर हम अब वो गलती नहीं करेंगे, हैश लगा देते हैं, एंड मार्क डाउन किया, और अब हम हेडिंग इस जैसे ही रन किया तो ये हमारे सामने हेडिंग आ गई, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से ना डिलीट कर देता हूँ ताकि स्क्रीन जो है वो ज़्यादा डाउन ना जाए। ओके, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट में अब मैं इसको ले लेता हूँ, ई वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। और ई वेरिएबल में क्या कर रहा हूँ मैं, 7 मैंने इसको असाइन किया, और मैं कह रहा हूँ कि भाई ई इज इक्वल टू 2 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। और ये इक्विवेलेंट है किसके, ई इज इक्वल टू ई टिप्लाई 2 के, ठीक है। आप ऐसे लिखो या वैसे लिखो, आपको रिजल्ट सेम ही मिलना है, मतलब सेम ही है दोनों का, है ना। मैं कह रहा हूँ प्रिंट करो ई को, और रिजल्ट आ गया 7 × 2 इज इक्वल टू 14। अब हम डिवीजन को भी देख लेते हैं, तो डिवीजन के लिए आपको लिखना है डिवीजन असाइनमेंट
ऑपरेटर, और इसमें जो साइन है इसका आता है फॉरवर्ड स्लैश एंड इक्वल, और इसे हमने किया मार्क डाउन, और ये आपकी हेडिंग, ठीक है। ओके, अब मैं f नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैं कर रहा हूँ 20 को स्टोर कर रहा हूँ, और f फॉरवर्ड स्लैश इक्वल टू में कर रहा हूँ 5 को, और ये किसके इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट है ये f इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय 5 के, ठीक है। और जैसे ही मैं प्रिंट करता हूँ कि भाई आप f करो, तो ये मुझे रिजल्ट दे देगा 4.0। तो आई होप आपको असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पता लग गया होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। और इसमें हम एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर को पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर को पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर को पढ़ते हैं, डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर को पढ़ते हैं, और कैसे उसे यूज करना है वो भी हमने यहाँ पे देखा है। तो आई होप आपको असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में कि पाइथन में आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होते हैं। इसे हम समझते हैं। तो इसमें लिखा है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर द मेमोरी लोकेशंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। जो आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं वो यूज होते हैं कंपेयर करने के लिए मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स की। दे हेल्प डिटरमाइन वेदर टू वेरिएबल refer to the same objects in memory. Python provide two identity operator like is and is not. Identity operator में जो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है इस ऑपरेटर का, वो किया जाता है मेमोरी लोकेशन के लिए, ठीक है। मान लीजिए कोई एक वेरिएबल में एक डाटा है, बी वेरिएबल में वही जो सेम ऑब्जेक्ट जो ए में थे वही हमारे को बी में मिल जाते हैं, ठीक है। अब इससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या वे जो ऑब्जेक्ट है क्या वो उनकी मेमोरी लोकेशन सेम है या नहीं। इसे समझने के लिए अभी हम कुछ प्रैक्टिकल देखेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। अच्छा, आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है इज और एक होता है इज नॉट, ठीक है। ये यहाँ पे अभी हमें क्लियर करनी है बात, और मैं आपको इसको अच्छे से समझा देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसकी डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। देखिए जैसे इसमें है कि इज चेक इफ टू वेरिएबल पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन एंड इक्वल चेक इफ टू वेरिएबल हैव द सेम वैल्यू। देखिए जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया नम नाम का, ठीक है, num1 जो है मेरे एक वेरिएबल है, ठीक है। अभी हम डेफिनेशन को समझ रहे हैं और इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल बता रहा हूँ, ध्यान से समझना कि num1 नाम का एक वेरिएबल है जिसमें मैंने 1000 की वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं जो कि num2 नाम का है जिसमें मैंने 1000 जो ये वैल्यू थी वही मैंने उसको इसमें भी स्टोर कर दी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि क्या प्रिंट करो num1 इज इक्वल टू num2, क्या num1 num2 इक्वल है? तो मुझे आउटपुट आ जाता है हाँ ट्रू है, num1 और num2 जो है वो इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि उसमें जो वैल्यूज है वो हमारी सेम है, हमारी जो वैल्यूज है वो सेम है, इक्वल है। num1 में भी 1000 वैल्यू है, num2 में भी 1000 वैल्यू है। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास ट्रू रिजल्ट आ गया, यहां स्टेटमेंट सही है। अब बात आती है कि क्या num1 इज num2, क्या num1 num2 है? पहले क्या था कि num1 क्या इक्वल है num2 के, उसने कहा ठीक है ट्रू है। लेकिन अब आ रहा है कि भाई क्या num1 num2 दोनों सेम ही चीज है, num1 इज num2। तो मेरे पास आउटपुट आता है फॉल्स। क्यों आता है फॉल्स? इसमें भी 1000 वैल्यू है, इसमें भी 1000 वैल्यू, यहाँ ट्रू आना चाहिए, फॉल्स क्यों है? फॉल्स इसलिए आया क्योंकि ठीक है वैल्यू सेम है, मान लिया ट्रू आ गया रिजल्ट, लेकिन ये फॉल्स इसलिए है कि भाई ये दोनों चीज सेम नहीं हो सकती num1 और num2, क्योंकि ये स्टोर्ड है एट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में। अब जो ये num1 की जो 1000 वैल्यू है ये किसी दूसरे मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड है,
ये जो num2 का जो 1000 वैल्यू है, ये किसी दूसरे मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड है। तो मेमोरी लोकेशन का डिफरेंट हो जाने की वजह से num1 एंड num2 इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये मेरे को रिजल्ट फॉल्स आ जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर आ जाता कि num1 इज नॉट num2 तो मुझे ट्रू मिल जाता, लेकिन ये कह रहा है कि num1 इज num2, क्या num1 num2 है? तो ये कह रहा है नहीं, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही जो वैल्यू है ये स्टोर्ड है डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में। तो यही चीज जो है इस डेफिनेशन में बताई हुई है, तभी मैंने ये जो एग्जाम्पल था इसलिए मैंने लिया। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली इस डेफिनेशन को पढ़ते ना और मैं आपको समझाने की कोशिश करता तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा कि आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो यूज करता है कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दे हेल्प डिटरमाइन वेदर टू वेरिएबल रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट, भले ही सेम ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंट मेमोरी लोकेशन है तो फिर वो डिफरेंट हमारे को शो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर सेम वैल्यू हो तो भी, जैसे हमने देखा num1 की वैल्यू 1000 थी, num2 की वैल्यू भी 1000 थी, वैल्यूज सेम थी। ठीक है, वो इक्वल हो सकते हैं, लेकिन num1 इज num2 तो वो हमारा फॉल्स है क्योंकि मेमोरी लोकेशन ही डिफरेंट थी। ठीक है, तो आई होप आपको जो आइडेंटिटी जो ऑपरेटर है, अब ये चीज यहां से अच्छे से क्लियर होगी कि आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ two objects, they help determine whether two variable referred हो to the same object in memory। ठीक है, और पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर में दो तरीके के होते हैं, एक होता है is और एक होता है is not। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे इसके बारे में और समझते हैं। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है और काफी जगह इसका इस्तेमाल आगे किया भी जाएगा, आगे काफी होता भी है इसका। ठीक है, ओके, तो इज ऑपरेटर को देखते हैं। इज ऑपरेटर क्या है इसे समझते हैं। तो इज ऑपरेटर चेक करता है इफ टू वेरिएबल पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट मींस हैव द सेम मेमोरी एड्रेस। अगर सेम मेमोरी एड्रेस है और सेम ऑब्जेक्ट है तो ये उस पर काम करता है। जैसे कि a इज इक्वल टू, a वेरिएबल है, मैंने इसमें एक लिस्ट में 1 2 3 के डाटा को स्टोर किया। ठीक है, ध्यान से समझना है इसे, है ना। b जो है इज इक्वल टू a है, a इज इक्वल टू क्या था लिस्ट में 1 2 3, मैं कह रहा हूं कि b इज इक्वल टू a है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया हमें। अब c वेरिएबल में मैंने फिर से 1 2 3 लिया, वही जो a वाले जो ऑब्जेक्ट्स थे ना मैंने उसे ही ले लिया। अब मैं कुछ परफॉर्म करके देखता हूं कि भाई प्रिंट करो a इज b, क्या a b है? मेरे पास आउटपुट आया हाँ ट्रू, सेम है ऑब्जेक्ट इसलिए ये ट्रू है। अब मैं कह रहा हूं क्या a इज c है? क्या a और c सेम है? क्या a इज c? तो मुझे आउटपुट आया फॉल्स क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट होने का मतलब ये है कि इनका जो मेमोरी एड्रेस है वो भी डिफरेंट है, इसलिए ये अलग है और ये अलग है। भले ही इसमें सेम तरीके की डाटा वैल्यूज ली गई हो, सेम डाटा लिया गया हो। ठीक है, कोई बेशक इसमें 19-20 ना हो, बिल्कुल 100% लिया गया हो, लेकिन अगर आप कहोगे भी ए और सी सेम है तो वो सेम नहीं है क्योंकि डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे ये दोनों डाटा स्टोर्ड है। ठीक है, तो यही चीज है इज ऑपरेटर। चलिए मैं आपको पहले इसका प्रैक्टिकल बताया था, फिर हम इज नोट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हम इज नोट को बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको यहाँ से ये चीजें क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे कि अगर हमें पढ़ना है कि भाई मेरे, वही ले लेता हूँ num1 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, मैं कह रहा हूँ 1000 नहीं, आप लो 2000 लो आप। ठीक है, मैं कह रहा हूँ num2 जो है वो भी आप ले लो जी 2000। ठीक है, ध्यान से देखना आप इस चीज को। मैं कह रहा हूँ कि भाई आप प्रिंट करो num1 को कि क्या ये इक्वल है num2 के, क्या ये num2 के इक्वल है क्या? तो ये मेरे को कह देगा हाँ जी है। क्यों कह देगा? क्योंकि ये दोनों इसकी जो वैल्यूज है वो तो सेम है। ठीक है, समझ आ गया मुझे। मैं कह रहा हूं कि भाई प्रिंट करो कि आप num1 इज num2, क्या num1 num2 है?
तो ये मेरे को रिजल्ट दे देगा फॉल्स। क्यों दे देगा? वो इसलिए दे देगा क्योंकि ये दोनों भले ही जो वैल्यूज है वो सेम है, वो हमने मान लिया, लेकिन ये दोनों स्टोर्ड डिफरेंट लोकेशन पर है। ठीक है, तो ये इसलिए मुझे जो रिजल्ट मुझे आउटपुट दिया वो मुझे फॉल्स दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इज ऑपरेटर के बारे में आपको बताया था कि भाई इज ऑपरेटर के बारे में आपको बता देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे इसकी हेडिंग बना देता हूँ। ओके, तो अब मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ ए नाम का, जिसमें मैं 1 2 3 4 5 6 मैंने एक लिस्ट बना दी है। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि b इज इक्वल टू ए है, b इज इक्वल टू ए है। ठीक है, और मैं c में क्या कर रहा हूँ, सेम वही ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। और अब मैं कह रहा हूं कि भाई प्रिंट करो ए इज बी। क्या ए इज बी है? ये मुझे कह देगा हाँ है, क्योंकि जो ए में है वैल्यूज और जो इसकी मेमोरी लोकेशन, तो सेम वही मेमोरी लोकेशन अब बी में भी असाइंड होगी, इसलिए मुझे ट्रू रिजल्ट यहां पर दिया है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि भाई प्रिंट करो क्या ए इज सी, क्या ए सी है, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम आइडेंटिकल वैल्यूज इसमें है, बिल्कुल सेम एक जैसी वैल्यूज है इसमें। ठीक है, तो ये मुझे रिजल्ट दे देगा फॉल्स, क्योंकि भले ही वैल्यूज आपकी सेम हो, उसमें कोई अंतर ना हो, 19 20 का कोई अंतर ना हो, एक्यूरेट हो, लेकिन ये दोनों ही वैल्यू डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड है, तो इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू सी। अगर मैं कहूं कि क्या क्या प्रिंट करो ए इज नॉट सी, तो ये मुझे रिजल्ट ट्रू दे देगा। ठीक है, तो यही चीज इसमें मैं बताई गई है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होते हैं और इज ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ऑपरेटर की स्पेलिंग भी गलत कर दी थी और मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। तो ये है आइडेंटिटी ऑपरेटर और इज ऑपरेटर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इज नॉट ऑपरेटर के बारे में कि इज नॉट ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, इसे देखते हैं। तो इज नॉट ऑपरेटर क्या है, इसमें बताया गया है कि द इज नॉट ऑपरेटर चेक इफ टू वेरिएबल डू नॉट रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी। मतलब कि जैसे मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया एक्स नाम का, जिसमें मैं पाइथन जो वर्ड है तो उसको मैं स्ट्रिंग फॉर्म में असाइन कर देता हूँ। ठीक है, वाई जो वर्ड है सेम जो एक्स का था वही मैंने असाइन कर दिया पाइथन वर्ड, है ना। जो जेड है उस वेरिएबल में मैंने डेटा साइंस को लिखा। अब मैं कह रहा हूं कि भाई प्रिंट करो कि क्या एक्स इज नॉट वाई, क्या एक्स जो है क्या वो नहीं है वाई जैसा, एक्स इज नॉट वाई, तो मुझे आउटपुट दे दिया फॉल्स। क्यों दिया? क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट है और एक जैसे ही यहां पे लिखा गया है। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए यहां पर इज नॉट, अगर वाई आप कर रहे हो एक्स इज नॉट वाई, तो यहां पर मुझे फॉल्स इसको देना ही था, क्योंकि वैल्यू जो है ऑब्जेक्ट्स की वो हमारी सेम है, तो इसलिए यहां पर इसने फॉल्स दिया। अगर मैं कहता कि भाई एक्स इज वाई, अगर मैं यहां कहता कि एक्स इज वाई, तो ये मुझे ट्रू दे देता, लेकिन अब यहां पर एक्स इज नॉट वाई है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों हमारे जो है ये सेम ऑब्जेक्ट में है और दोनों ही स्ट्रिंग है। ठीक है, ओके, अब मैं कह रहा हूं कि भाई एक्स इज नॉट जेड, एक्स इज नॉट जेड, तो ये मुझे कह रहा है बिल्कुल ट्रू है ये बात, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो तो पाइथन है और जो जेड की वैल्यू है वो डेटा साइंस है, दोनों ही डिफरेंट है। तो हाँ, यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाती है। लेकिन ऊपर वाले में मैं फिर से आपको बता देता हूँ, इसमें जैसे लिखा है कि प्रिंट करो एक्स इज नॉट वाई, क्या एक्स वाई के जैसा नहीं है, तो ये कह रहा है फॉल्स। क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है क्योंकि दोनों में जो पाइथन जो वैल्यूज है वो तो सेम है, वो हमारी सेम है, तो इसलिए इसने फॉल्स दिया।
ठीक है। अगर ये कहता नोट यहाँ पर नहीं आता, एक्स इज वाई होता, तो हमारे को यहाँ पे ट्रू मिल जाता। अब ये कह रहा है कि एक्स इज नॉट जेड, तो हाँ ये बात सही है, क्योंकि पाइथन जो है एक्स की वैल्यू में लिखा है और जेड की वैल्यू में डेटा साइंस लिखा है, ये दोनों ही डिफरेंट है, और ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर ये ट्रू हो जाती है। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ पे समझ आई होगी इज नॉट ऑपरेटर के बारे में। इसका भी हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, तो आपको और अच्छे से यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाएगी। मैं यहाँ से कुछ एलिमिनेट कर देता हूँ ताकि ज़्यादा स्क्रीन जो है ना डाउन ना जाए, है ना। ओके, अब हम पढ़ते हैं किसके, इज नॉट ऑपरेटर के प्रैक्टिकल को देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया मार्क डाउन एंड हेडिंग इसकी मैंने बना दी है। यहाँ से भी थोड़ा एलिमिनेट कर देता हूँ मैं। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्स वेरिएबल में ले रहा हूँ मैं पाइथन वर्ड को, ठीक है। पाइथन वर्ड को लिया और वाई में भी मैं सेम पाइथन वर्ड को ले रहा हूँ, है ना। जेड में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करो क्या एक्स इज नॉट, एक्स इज नॉट वाई, क्या एक्स जो है वो वाई जैसा नहीं है। ये मुझे कह रहा है फॉल्स। क्यों कह रहा है, क्योंकि दोनों में तो सेम है ना वैल्यू, तो ट्रू होना चाहिए था। अब मैं कह रहा हूँ एक्स इज नॉट वाई, एक्स तो है ही नहीं वाई जैसा था, इसलिए मेरे को कहा इसने कि ये फॉल्स है ना। अगर मैं कहूँ कि भाई प्रिंट करो एक्स इज वाई, तो ये मुझे ट्रू देगा कि हाँ ये सेम है, क्योंकि वैल्यू जो है इसकी सेम है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई प्रिंट करो एक्स इज नॉट जेड, तो ये मुझे दे देगा ट्रू, क्योंकि दोनों की वैल्यूज जो है जो हमने असाइन की है एक्स एंड जेड की, एक्स में हमने पाइथन लिखा है और जेड में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा है, तो है ये दोनों डिफरेंट, तो बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, ट्रू है, ठीक है। तो यही चीज है इज और इज नॉट ऑपरेटर के बारे में। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। देखिए मैं आपको यही बार बार कह हुआ कि जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप ध्यान से समझिए, जो प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखा रहा हूं उसको आप करिए, वैल्यूज को चेंज करते रहिए जितना आप इसको अभी से, अगर आप एक बिगिनर लेवल से शुरुआत कर रहे हैं पाइथन को समझ रहे हैं, तो अभी आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आगे जब हम करेंगे एडवांस टॉपिक्स पे, एडवांस जब हम डेटा एनालिसिस करेंगे, मशीन लर्निंग की तरफ काम करेंगे, डीप लर्निंग पे करेंगे, तब हम पाइथन के जो कोड लिखेंगे, तब आपको जब आप छोटी छोटी जो ये चीजें है ना, तो आपको समझ में आनी चाहिए। जब अगर आप अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे या समझ में नहीं आएगा, तो फिर वहां पर आपको समस्या तो डेफिनेटली होने ही वाली है। तो आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। मैं बार बार अपनी वीडियो में हर टॉपिक को बार बार इसलिए ही रिपीट करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में कि पाइथन में मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो इसमें लिखा है कि membership operators are used to check whether a value exists within a sequence such as list, tuple, string, dictionary or set. Python provide two membership operators like in and not in. बहुत आसान ऑपरेटर है, बहुत इजी ऑपरेटर है, बहुत सिंपल तरीके से इसमें बताया गया है कि मेंबरशिप जो ऑपरेटर है उसका जो इस्तेमाल है ना, वो इस्तेमाल होता है चेक करने के लिए कि अगर मैंने कोई लिस्ट ली और उस लिस्ट में कुछ डेटा को ऐड किया, तो मुझे चेक करने के लिए लिया जाता है कि क्या ये डेटा जो हमने लिस्ट में लिया है, क्या ये उसमें एग्जिस्ट वैल्यू करती है या नहीं। जैसे कि मैं ले रहा हूं कि भाई 10 है 20 है, ठीक है, एक लिस्ट ली मैंने जिसमें मैंने लिया 10 एंड 20। अब मैं इसमें चेक करूंगा कि क्या इसमें 20 है या नहीं, तो वो मुझे आंसर दे देगा कि ट्रू, हाँ है। अगर मैं कहूंगा कि भाई क्या इसमें 70 है, तो वो मुझे दे देगा फॉल्स कि नहीं इसमें 70 नहीं है। तो ट्रू एंड फॉल्स में मुझे आउटपुट मिलते हैं। बस इसलिए इसी चीज के लिए ये मेंबरशिप ऑपरेटर जो है ये यूज किया जाता है, ठीक है।
अब मेंबरशिप ऑपरेटर जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इन, एक होता है नॉट इन, ठीक है। तो एक एक करके दोनों को देख लेते हैं, फिर इसका प्रैक्टिकल भी देखें। बहुत इजी ऑपरेटर है ये, बहुत ज्यादा इजी, एक ही बारे में आपको समझ आ जाएगा। तो इन ऑपरेटर क्या है? द इन ऑपरेटर चेक वेदर अ वैल्यू एग्जिस्ट इन अ सीक्वेंस एंड रिटर्न ट्रू इफ फाउंड अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। अगर कोई वैल्यू इसमें होगी, एग्जिस्ट करती है, तो ट्रू मिल जाएगा, नहीं तो हमें फॉल्स मिल जाएगा। जैसे ये फ्रूट है, फ्रूट्स नाम के मैंने वेरिएबल में एक लिस्ट में एप्पल, बनाना और चेरी को मैंने डेटा को ऐड किया, और मैंने कहा कि प्रिंट करो क्या बनाना इन फ्रूट्स, क्या बनाना फ्रूट्स वेरिएबल में है। तो इसने मुझे जो आउटपुट है वो दे दिया ट्रू। क्यों? क्योंकि हाँ, बनाना इसमें है। मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करो मैंगो इन फ्रूट, क्या मैंगो है इसमें? इसने मुझे रिजल्ट दिया फॉल्स। क्यों? क्योंकि मैंगो तो है ही नहीं, हमारे पास क्या है? एप्पल है, बनाना है और चेरी है। तो यही चीज है इसमें ना। अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, बहुत आसान है। अच्छा, नोट इन में क्या है कि अगर द नोट इन ऑपरेटर चेक वेदर अ वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इन अ सीक्वेंस, अगर नहीं होगी तब इसमें इस्तेमाल किया जाता। मतलब एक नोट जो है ना, जो इन है उसका अपोजिट है ये, उस ऑपरेटर का अपोजिट है। जिसमें नंबर्स, मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने एक लिस्ट में 10, 20, 30, 40 जो है, मैंने डेटा को इसमें ऐड किया। अब मैं कह रहा हूं कि 50 क्या इसमें नोट इन है नंबर्स में? तो इसने मुझे बोला हाँ भैया ट्रू है, क्योंकि 50 तो है ही नहीं इसमें। और ये जो स्टेटमेंट है 50 नोट इन नंबर, तो ये मेरे को जो आंसर है इसने मुझे ट्रू दे दिया कि इसमें तो है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि 20 नोट इन नंबर, इसने मुझे कहा फॉल्स। नहीं, 20 तो है इसमें, ऐसा नहीं है कि 20 नहीं होगा, 20 है इसमें। तो इसमें क्या था, नोट इन कर दिया इसने, मैंने कहा नहीं इसमें तो है, इसने मुझे इसने रिजल्ट जो है वो फॉल्स दे दिया। तो यही चीज है, बहुत ईजी है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर में हम पहले देखते हैं किसको, इन ऑपरेटर को। इन ऑपरेटर, और मैं इसको हेडिंग कर लिया है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक वेरिएबल ले रहा हूँ जो कि मैं ले रहा हूँ कोर्सेज नाम का, ठीक है। कोर्सेज नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें मैं एक लिस्ट में क्या कर रहा हूँ, कोर्स बना रहा हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरा एक कोर्स है पाइथन, मेरा एक कोर्स है डेटा साइंस, ठीक है, मेरा एक कोर्स है मशीन लर्निंग, ठीक है। मैंने ये तीन कोर्सेज लिए हैं। अब मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे प्रिंट करके बताओ क्या इस कोर्स में MBBS कोर्स है क्या। तो इसमें मैं क्या लिखूँ, इन कोर्सेज। तो ये मुझे रिजल्ट दे देगा फॉल्स, कि नहीं MBBS का तो कोर्स है ही नहीं इसमें, इसमें तो पाइथन, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग है। तो इसने मुझे रिजल्ट दे दिया फॉल्स, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि भाई प्रिंट करो क्या इसमें AI का जो कोर्स है क्या वो इसमें है। तो मैं कह रहा हूं कि इन कोर्सेज, तो ये मुझे कह देगा नहीं, यहाँ पे कोर्स है ना, तो यहाँ पे आएगा क्या, कोर्सेज। वेरिएबल का नाम सही लिखना वरना रिजल्ट गलत आएगा, मतलब एरर आ जाता है ना। तो इसने कहा फॉल्स कि AI का इसमें कोर्स नहीं है। अभी तो हमने पाइथन, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग को ही किया है, AI का कोई पर्टिकुलर कोर्स इसमें नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि क्या इसमें प्रिंट करो पाइथन का कोई कोर्स है क्या, पाइथन का जो कोर्स है क्या वो इसमें है, देख लेते हैं। इन कोर्सेज, तो ये मेरे को रिजल्ट दे देगा ट्रू, हाँ पाइथन नाम का कोर्स इसमें है। तो ये है इन ऑपरेटर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कौन सा, नोट इन, नोट ऑपरेटर, सॉरी नोट इन ऑपरेटर है ना, नोट इन, नोट इन ऑपरेटर। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, नंबर्स नाम का, ठीक है। और मैं इसमें एक लिस्ट में कर रहा हूँ कि भाई 100
200, 300, 400, ठीक है। मैंने एक ऐसी लिस्ट ली और मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करो, क्या 50 नॉट इन है नंबर्स में। तो ये कह रहा है हाँ ट्रू, 50 नहीं है, ठीक है। इसने मुझे रिजल्ट दिया ट्रू। मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करो आप 300 नॉट इन नंबर्स। क्या 300 नहीं है नंबर्स में? ये मुझे दे रहा है रिजल्ट फॉल्स, नहीं 300 तो हमारा है, ठीक है। तो यही है इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर में। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। मेंबरशिप ऑपरेटर बहुत इजी ऑपरेटर है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, काफी पसंद आई होगी। आज हमने ऑपरेटर्स इन पाइथन के बारे में पढ़ा, उसके पाइथन में कितने ऑपरेटर होते हैं और कैसे कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके हमने आज देखा। और अगर आपको आज की क्लास वाकई पसंद आई है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली वीडियो का जितना भी मेरा नोटिफिकेशन जैसे जैसे आती है वीडियो, तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए, है ना। और कोई भी वीडियो आपकी मिस भी ना हो। और मिलते फिर आपसे अगली वीडियो में और अगली क्लास में कोई एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। इस पाइथन की जो सीरीज है हम जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करेंगे, ताकि डेटा साइंस, एआई, जितने भी एडवांस टॉपिक है हम उन पर अच्छे से फोकस करें और उनको भी कवर करें, है ना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।